Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I'm Aarti Koshik again here with the topic mass spectrometric techniques. And in this video I'm going to focus on the basic principles and the components of spectrometric techniques, and the special focus will be on ESI, that is electrospray ionization. तो जब भी हम किसी टेक्निक के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता है, बस हमें नाम पता होता है कि ये टेक्निक होती है। तो हमें पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि हम उस टेक्निक का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये क्यों वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तभी हम ये चीज़ समझ पाते हैं कि अच्छा हम इसको ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे और इसमें ये कंपोनेंट होंगे और ये इसका प्रिंसिपल होगा। तो बेसिकली जो मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक है वो क्या यूज़ की जाती है बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। उसमें हमारे बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक का, वो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड और अदर बायोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को भी सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट मेन जो हमारा सेपरेशन होता है वो प्रोटीन के लिए होता है कि हम उनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो डिटेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, मास टू साइज रेशो के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट कर सकते हैं, आरएनए डीएनए को कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक एनालिटिक टेक्निक होती है। तो जब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि मास एंड साइज रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो बायोमोलिक्यूल है उसको हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो उसमें उसको चार्ज देने के लिए हमें उसको गैसियस आयन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में सेपरेट कर सके मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग, और एक डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर सके। तो इस सारी प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं, यहाँ पे बेसिकली एक हाई वैक्यूम सिस्टम चाहिए होता है, एक सिंपल इनलेट चाहिए होता है, एक आयन सोर्स चाहिए होता है, एक मास फिल्टर एनालाइजर चाहिए होता है, एक डिटेक्टर चाहिए होता है। क्या होता है, मान लो मेरे को एक बायोमोलिक्यूल जो है सेपरेट करना है, तो उस बायोमोलिक्यूल को सबसे पहले यहाँ पे आयनाइज्ड किया जाएगा, क्योंकि कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो उसको आयनाइज्ड करने के लिए यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं, पर बेसिकली हम उसको पॉजिटिव चार्ज दे के ही सेपरेट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देने के लिए हम उसमें प्रोटॉन को ऐड करते हैं। प्रोटॉन होता है हमारा हाइड्रोजन आयन। तो जब हम प्रोटॉन को किसी भी मोलिक्यूल में ऐड करेंगे तो उसका जो मास है वो 1 डाल्टन इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं अपने बायोमोलिक्यूल को, तो 1 डाल्टन से हम उसके मास को मतलब 1 डाल्टन हम उसके मास से जो है माइनस कर देंगे, क्योंकि उसका जो मास है वो 1 डाल्टन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो हम स्केल यूज़ करते हैं मास को एनालाइज करने के लिए, वो हमारा रिलेटिव मास पे बेस्ड होता है। जो रिलेटिव मास होता है वो MR से डिनोट किया जाता है, बट वो हमारे मास के ही इक्विवेलेंट होता है। और यहाँ पे हम कार्बन स्केल को यूज़ करते हैं। हमें पता है कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ एंड कार्बन एटम, तो ये स्केल का यूज़ करते हैं हम। और जो भी हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें पहले हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू को सेट कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सैंपल को डिटेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करके उसका मास एंड साइज रेशो के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक हाई वैक्यूम सिस्टम चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि वैक्यूम सिस्टम अगर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एयर सिस्टम होगा, और एयर में भी कुछ हमारी गैसेस होती हैं और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बायोमोलिक्यूल होगा वो आयनाइज स्टेट में जब होगा तो वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ और उसमें प्रेजेंट आयंस के साथ कोलाइड कर जाएगा, और वैक्यूम नहीं होगा तो आयन डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक अपने मास और चार्ज के अकॉर्डिंग वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे जो सेपरेशन है वो एक एरर क्रिएट करेगा और हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, इसलिए एक वैक्यूम सिस्टम चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो वैक्यूम सिस्टम होता है वो अबाउट हम 10⁻⁻⁶ टोर और 1 माइक्रो टोर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए टर्बो मोलिकुलर पंप का यूज़ करते हैं, डिफ्यूजन पंप का यूज़ करते हैं और रोटेटरी वेन पंप का यूज़ करते हैं। जो टोर होता है वो हमारा मेजर करता है प्रेशर को, जो इक्वल होता है 1 mm ऑफ मरकरी। 1 टोर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी। अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो 133.3 पास्कल जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो उस टाइम पे हमारा जो टोर होता है 760 टोर होता है, जिसमें हम अपने वैक्यूम प्रेशर मतलब वैक्यूम को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जब हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करना है तो उस टाइम पे हमारा जो वैक्यूम होना चाहिए वो 10⁻⁶ टोर होना चाहिए, तभी हम अपने मॉलिक्यूल्स को एक्यूरेटली एनालाइज कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। ये होता है, ये पिक्चर है यहाँ पे
टर्बो मोलिकुलर पंप की। इसमें हम अपनी डिज़ायर डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकते हैं एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल्स की, क्योंकि वो वैक्यूम कंडीशन में होता है। एक हाई रोटेशनल स्पीड पे रोटेट करता है, अबाउट 60,000 आरपीएम की स्पीड होती है इसकी। और जो इसमें कुछ मैग्नेट्स भी लगे होते हैं, और कई बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड किया जाता है, और ये वैक्यूम कंडीशन में होता है, इसीलिए ये डिज़ायर जो डायरेक्शन होती है उसमें हमारे बायोमोलिक्यूल्स को मूव करवा पाता है। नेक्स्ट होता है हमारा सैंपल इनलेट। जो सैंपल इनलेट होता है, इसमें हमारा सैंपल आता है या फिर हमारा क्या आता है, टारगेट प्लेट आती है। टारगेट प्लेट में हमारी क्या क्या आ सकती हैं, HPLC आ सकती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और हमारी GC आ सकती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, या फिर हमारी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम आ सकता है, सॉलिड प्रोब हो जिसमें या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट हो या डायरेक्ट केमिकल आयनाइजेशन चैम्बर हो, जिसके थ्रू हम अपने जो बायोमोलिक्यूल्स उनको सेपरेट करते हैं और उन प्लेट्स का यूज़ करते हैं सैंपल इनलेट की तरह। एक आयन सोर्स चाहिए होता है। आयन सोर्स के लिए हम जो माल्डी का भी यूज़ कर सकते हैं, ESI का भी यूज़ कर सकते हैं, फैब का भी यूज़ करते हैं। फैब होती है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, और माल्डी होती है हमारी मास असिस्टेड लेज़र आयनाइजेशन टेक्निक, जिसमें हम मतलब चार्ज प्रोवाइड करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को। ESI होती है हमारी इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक। इनको हम अभी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट केमिकल आयनाइजेशन मेथड भी यूज़ किए जाते हैं चार्ज प्रोवाइड करने के लिए अपने बायोमोलिक्यूल्स को। फिर होता है हमारा एक मास फिल्टर और मास एनालाइज़र। यहाँ पे हम टॉफ का यूज़ कर सकते हैं, और क्वाड्रा जो टॉफ होता है वो होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करता है बेसिकली, ये डिफरेंट मास को ट्रेवल करवाता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से अलग अलग मास के अकॉर्डिंग जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोमीटर नॉट फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, वो जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और एक एनालाइट करता है। और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्वाड्रापोल का, आयन ट्रैप का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक सेक्टर का यूज़ करते हैं, आयन साइक्लोट्रॉन फोरियर ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं एज मास एनालाइजर। फिर हम यहाँ पे डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। डिटेक्टर में हम कन्वर्जन डायनोड का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं, माइक्रो चैनल प्लेट और एरे डिटेक्टर का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारी मास स्पेक्ट्रोमीटर में इस तरह की अरेंजमेंट होती है डिफरेंट कंपोनेंट की। आयन सोर्स, मास फिल्टर और डिटेक्टर तीनों ही वैक्यूम कंडीशन में होते हैं। इनलेट जो हमारी कोई प्लेट होगी, फिर उसके बाद आयन सोर्स होगा जो चार्ज करेगा, फिर मास फिल्टर जो मास के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करेगा और चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट करेगा, फिर उनको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और एक डाटा सिस्टम या एक ग्राफ हमें मिल जाएगा, या फिर कंप्यूटराइज स्क्रीन पर हमें एक जो डाटा है अपना मिल जाएगा, और डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट मास एंड चार्ज रेशियो के थ्रू सेपरेट हो जाएंगे। सबसे पहले जो आयनाइजेशन टेक्निक थी वो जो डेवलप की गई थी वो ESI स्पेक्ट्रोस्कोपी थी और माल्डी थी। बट अब जो है टेक्निक मॉडिफाई हो गए हैं, लाइक डायरेक्ट केमिकल आयनाइजेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक्स के लिए और स्पेक्ट्रोमेट्रिक सेपरेशन के लिए, उनमें यहाँ पे क्या क्या एसेंशियल फीचर होने चाहिए। प्रोडक्शन होना चाहिए आयंस का गैस फेज में। सेकेंड, एसेलरेशन होना चाहिए आयंस का एक स्पेसिफिक वेलोसिटी में के अकॉर्डिंग, मतलब एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी एक पर्टिकुलर आयन की, उसके मास के अकॉर्डिंग और उसके चार्ज के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे सेपरेशन होना चाहिए आयंस का एक मास एनालाइजर में, क्योंकि चार्ज कई बार क्या होता है दो मोलिक्यूल का सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे मास और चार्ज दोनों का यूज़ किया जाता है सेपरेशन टेक्निक के लिए। डिटेक्शन होगा इस स्पीसी का, जो भी हमारी स्पीसीज होगी या बायोमोलिक्यूल्स होगा उसके पर्टिकुलर मास एंड साइज रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कॉमन होंगे, कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ले ले या कोई भी आयनाइजेशन टेक्निक वो यूज़ कर रहा है, कोई भी वैक्यूम पंप वो यूज़ कर रहा है, सेम ये चार जो पॉइंट है वो फॉलो करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आयनाइजेशन की, जो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू की जाती है। आयंस जो हैं और चार्ज जो है, इसे किसी भी बायोमोलिक्यूल को दो तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है।
पहले उसके इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल से रिमूव कर दिया जाए और उसको एक कैटायन में कन्वर्ट कर दिया जाए जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म कर दे, एक एनाइन फॉर्म कर दे जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन टेक्निक के थ्रू कैसे की जाती है आयनाइजेशन की प्रोसेस। जो हमारी इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन प्रोसेस होती है वो क्या करती है, वो एनालिसिस करती है डिफरेंट मेटाबोलाइट्स का, पोल्यूटेंट का, या जो भी हमारे क्या होंगे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होंगे उनकी एनालिसिस के लिए जो ये मोलिक्यूल्स को आयनाइज करती है। ये एक मास डिटेक्टर की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह एक्ट करती है? मास डिटेक्टर की तरह एक्ट करती है। किसके लिए? गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए। गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें एक हीटेड मेटल फिलामेंट को लिया जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को हाई पोटेंशियल की स्पीड से, हाई पोटेंशियल से एसिलरेट करवाती है। मतलब कि एक हीटेड मेटल फिलामेंट लेंगे या टंगस्टन का मेटल फिलामेंट हो, उससे इलेक्ट्रॉन्स को हाई एसिलरेशन के थ्रू यहाँ पे मूव करा जाएगा और स्ट्रीमिंग दी जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल से एसिलरेट होंगे। यहाँ पे जो सैंपल है वो उस सैंपल की आयनाइजेशन तब होगी जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम एक हाई वैक्यूम चैम्बर के अक्रॉस मूव करेंगे और उस हाई वैक्यूम चैम्बर में जो हमारा मॉलिक्यूल है जो हमें सेपरेट करना है वो प्रेजेंट होगा। ताकि वैक्यूम तो हम इसलिए ले रहे हैं ताकि कोलिजन ना हो मॉलिक्यूल्स का, और उस वैक्यूम से जब हम इस हाई एक्सेलरेशन से इन इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में भी और उस एनालाइट के बीच में। एनालाइट क्या? वो बायोमोलिक्यूल जो हमें जिसका हमें एनालिसिस करना है उसको एनालाइट बोला गया है। उन दोनों के बीच में कोलिजन और इंटरेक्शन होने की वजह से या तो लॉस कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को या फिर वो गेन कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन को, या तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आयनाइज किया जाता है पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल्स को। ये सैंपल इंजर्शन है, यहाँ से हमारे जो बायोमोलिक्यूल हैं उनको इंजर्ट किया जाता है इस तरह से कि वो फिलामेंट और जो हमारा एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बीच में मूव करें। तो ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का भी हो सकता है, रेनियम का भी हो सकता है। इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट होता है। जो ये एक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव एक्शन पोटेंशियल है जिसकी वजह से यहाँ पे 17 इलेक्ट्रोवोल्ट की वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड होती है और आयंस को एनर्जी मिलती है ताकि वो एसिलरेट करें। तो यहाँ पे जो आयंस आएंगे वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से या तो वो अगर उन्होंने लॉस कर दिया तो वो कैटायन में फॉर्म हो जाएंगे, अगर उन्होंने गेन कर लिया तो एनायन में फॉर्म हो जाएंगे। और ड्यू टू दिस एक्शन पोटेंशियल वो यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा सोर्स चैम्बर में और उनमें एक एसिलरेशन आ जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वो आयंस मूव करेंगे और इस ये जो यहाँ पे आयन एग्जिट स्लिट है यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और वो एक एनालाइजर और डिटेक्टर के थ्रू एनालाइज कर ले जाएंगे। टेक्निक की कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि इसको हमें एक वेपर कंडीशन में ही हमें क्या करना पड़ता है, कंडक्ट करना पड़ता है। बट हमारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उस ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो बॉन्डिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब हम उसको इस आयनाइजेशन कंडीशन से पास करवाते हैं तो वहाँ पे कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन के लिए जो ये पेयरिंग है ये गड़बड़ा जाती है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है या रिमूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो रेडिकल आयन होते हैं इनको मोलिकुलर आयंस बोला जाता है या प्रीकर्सर आयंस बोला जाता है। एंड जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की कंडीशन आती है तो ये रेडिकल्स अनस्टेबल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। मींस उनकी जो एनर्जी है वो एक्सेस में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हम सैंपल को सेपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से
जो प्रीकर्सर आयन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एक स्मॉलर फ्रेगमेंट आयंस में, और वो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट आयन होगा वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा कि वो आगे फिर फ्रेगमेंट होगा। तो वो ऐसे फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस चलती रहेगी, जिसकी वजह से कुछ डॉटर आयन फॉर्म हो जाएंगे और प्रोडक्ट आयन फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो डॉटर आयंस होते हैं ये एज ए मास स्पेक्ट्रा और मास स्पेक्ट्रम क्रिएट करेंगे, जब लास्ट में हम हमारा जो मोलिक्यूल्स का डिटेक्टर के थ्रू एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा तो उसमें ये मास स्पेक्ट्रा क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से जो एनालिसिस है वो हमारा यहाँ पे एक्यूरेटली नहीं हो पाता। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है इस टेक्निक की। नेक्स्ट है हमारी केमिकल आयनाइजेशन। केमिकल आयनाइजेशन मोलिकुलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि जो हाई इंटेंसिटी मोलिकुलर आयंस होते हैं जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वो हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल होने की वजह से उनकी जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है वो कम होती है। तो यहाँ पे जो केमिकल आयनाइजेशन है उसमें हम क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं। जो क्लोरीन है वो क्लीन स्पेक्ट्रा देता है। यहाँ पे जो केमिकल आयनाइजेशन प्रोसेस है वो सिमिलर होती है हमारे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, बट यहाँ पे जो एक डिफरेंस होता है वो होता है रिएजेंट का। यहाँ पे केमिकल आयनाइजेशन में रिएजेंट गैस यूज़ की जाती है। वो गैस हमारी मीथेन भी हो सकती है या फिर वो हमारी अमोनिया गैस भी हो सकती है। इन दोनों गैस को आयनाइज किया जाता है EI मेथड के थ्रू। जैसे EI में हमने यहाँ पे टंगस्टन मेटल का यूज़ किया था, उसको हीट किया तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की वजह से ये जो आयन मोलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, इन रिएजेंट गैस के साथ, मीथेन के साथ और अमोनिया के साथ, और क्या कर देते हैं उनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। CH4 पॉजिटिव में और NH3 पॉजिटिव में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। पर कुछ ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे बायोमोलिक्यूल जिसका हमें एनालिसिस करना है उसके साथ रिएक्ट करके उसको एनालाइट आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारी केमिकल आयनाइजेशन प्रोसेस का। उसके बाद आती है हमारी फैब स्टैंड फॉर फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। इसकी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, मीन्स ये एक एडवांस प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आयनाइज करते हैं अपने बायोमोलिक्यूल को। ये क्या करती है, आयंस को फॉर्म करती है विद लो इंटरनल एनर्जीज एंड लिटिल कॉन्सिक्वेंट फ्रेगमेंटेशन। मतलब उनकी जो एनर्जी है वो भी इंटरनल जो एनर्जी वो भी लो होगी और उनकी जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है वो भी कम होगी, मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे जो सैंपल है उसको यहाँ पे मिक्स किया जाएगा इन वोलेटाइल विस्कस मैट्रिक्स के साथ। इन वोलेटाइल विस्कस मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे सैंपल को मिक्स किया जाएगा, सैंपल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन वोलेटाइल जो हमारा विस्कस मैट्रिक्स होगा उस की फॉर्म में हम यहाँ पे किसको यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरॉल को यूज़ करेंगे, थायोग्लिसरॉल को यूज़ करेंगे और एम नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल का यूज़ करेंगे। तो ये जो मिक्सचर होगा हमारा सैंपल प्लस दीज इन वोलेटाइल विस्कस मैट्रिक्स लाइक ग्लिसरॉल, थायोग्लिसरॉल, एम नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, इस मिक्सचर को प्लेस किया जाएगा किस पे, एक प्रोब पे, और उस प्रोब के ऊपर जहाँ पे हम अपने मिक्सचर को प्लेस कर रहे हैं उस मिक्सचर को बम्बार्ड किया जाएगा किसकी हेल्प से, एक आयनाइजिंग बीम की हेल्प से। मतलब बम्बार्डमेंट होगी उस मिक्सचर के ऊपर आयनाइजिंग बीम की, और वो जो आयनाइजिंग बीम होगी वो किसकी होगी, वो आयनाइजिंग बीम होगी न्यूट्रल एटम्स की, लाइक आर्गन, हीलियम एट्सेट्रा। और जो आयनाइजेशन बीम है वो मिक्सचर पे एक हाई वेलोसिटी की हेल्प से क्या करेगी, बम्बार्डमेंट करेगी। फिर फर्दर इस फैब की टेक्निक की आगे डेवलपमेंट की गई जिसमें बीम यूज़ की गई सीजियम की आयनाइजेशन बीम का यूज़ किया गया, एंड इसको टर्म दी गई, जब सीजियम यूज़ किया गया तो इसको टर्म दी गई LSIMS, डेट इज लिक्विड सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लिक्विड सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, LSIMS, इस टेक्निक को नाम दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, फैब के टाइम पे कुछ क्या होता है, शूडो मोलिकुलर आयन स्पेसिस जो होती हैं वो अराइज होती हैं, और वो किसकी फॉर्म में, या तो वो प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड फॉर्म में अराइज होती हैं या फिर डीप्रोटोनेटेड। अगर वो प्रोटोनेटेड होती हैं तो वो इस फॉर्म में अराइज होती हैं, अगर वो डीप्रोटोनेटेड होती हैं तो वो इस फॉर्म में अराइज होती हैं, जो उनको पॉजिटिव चार्ज देते हैं और नेगेटिव चार्ज देते हैं, जिसकी वजह से एक आयन मास स्पेक्ट्रा हमें डिटेक्ट होता है
जब हम डिटेक्टर से उनको एनालाइज करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मास है आयन का वो एक सब्सटेंस से फॉर्म हो रहा है और उस सब्सटेंस का जो मास है वो फॉर्म हो रहा है गेन या लॉस होने से, एक या एक से ज़्यादा जो प्रोटॉन यहाँ पे लॉस होके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे अगर हम देखें तो डिफरेंट हम मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए, और अलग अलग टाइप के चार्ज एडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल है और सोडियम अगर यहाँ पे बाइंड हो रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज भी दे सकता है, और मैग्नीशियम प्लस जो पोटेशियम है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे सकता है। क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उसको यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम आगे जो है एनालाइज कर सकते हैं मास एनालाइजर के थ्रू और सेपरेट करके स्पेक्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोस्कोपिक आयनाइजेशन, जो टर्म हमारी दी थी जॉन फैन ने। इसमें क्या होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम इस टेक्निक का यूज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स को ही सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे डीएनए एंड प्रोटीन्स होंगे जिसको हमें सेपरेट करना होगा। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनको हम एक सोल्यूशन में फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जो सोल्यूशन होगा उसको यहाँ पे पास कराया जाता है, हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में हमारे होंगे एनालाइट जिसको हमें एनालाइज करना है। वो डीएनए भी हो सकता है प्लस, और वो हमारा प्रोटीन भी हो सकता है। प्लस हमारा क्या होगा, यहाँ पे सोलवेंट होगा। सोलवेंट क्या होगा हमारा, सोलवेंट कैसे बनाया जाएगा, सोलवेंट को बनाने के लिए हमें 50-50 के रेशियो में लेना पड़ेगा। 50% हमारा वाटर होगा। जो यहाँ पे वाटर होगा उसको हम 1% वाटर को हम 1% एसिटिक एसिड के साथ लेंगे, या फिर 0.1% फॉर्मिक एसिड के साथ यहाँ पे यूज़ करेंगे। और 50% जो यहाँ पे होगा वो 50% यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा ऑर्गेनिक सोलवेंट प्रेजेंट होगा, जिसकी कैपेबिलिटी होगी इवापोरेट करने की, जल्दी इवापोरेट करने की। तो यहाँ पे हम जो ऑर्गेनिक सोलवेंट लेंगे वो हमारा यहाँ पे होगा एसीटो नाइट्रिल भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, या हमारा ट्राईफ्लूरो एसिटिक एसिड भी हो सकता है जिसको हम TFA बोलते हैं, 0.02% TFA जिसको हम बोलते हैं ट्राईफ्लूरो एसिटिक एसिड, ये भी हो सकता है। तो ये सोलवेंट प्लस एनालाइट होगा सोल्यूशन में। ठीक है, फिर ये सॉल्यूशन जो हमारा सोलवेंट प्लस एनालाइट को कंसिस्ट कर रहा है इसको एक नीडल से पास करवाया जाता है। किससे पास करवाया जाता है, एक नीडल से पास करवाया जाता है, और उस नीडल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका हाई होता है और वो किसके पास लगभग होता है 4 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, जैसे ही ये पास होगा नीडल से तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर देगा, माइक्रो ड्रॉपलेट्स और फाइन ड्रॉपलेट्स। तो जो सॉल्यूशन है उसमें सैंपल भी है जिसको हम एनालाइट बोल रहे हैं, और प्लस हमारा क्या है, सोलवेंट है। तो जो सोलवेंट है ऑर्गेनिक सोलवेंट जिसकी कैपेबिलिटी थी इवापोरेट होने की, वो तो इवापोरेट हो जाता है, और जो हमारा एनालाइट होता है वो चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स के आयन को की फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो इस फेज में हम क्या करते हैं, इस फेज में हम डायरेक्टली लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट कर देते हैं अपने सैंपल को। फिर ये जो ड्रॉपलेट आई, इन ड्रॉपलेट्स को हम गैस फेज में डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एक सीरीज मिलती है गैस फेज मैक्रोमोलिकुलर आयंस की, जिसमें आयनिक चार्ज होते हैं, और उन आयनिक चार्ज की जो रेंज होती है वो प्लस 0.5 से +2 पर किलो डाल्टन होती है। अगर हम पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो जो आयनिक चार्ज है वो प्रोटोनेशन से आता है। प्रोटोनेशन किसकी, बेसिक जो साइड चेन होगी, जैसे अगर कोई पॉलीपेप्टाइड है और उस पॉलीपेप्टाइड में हमारा लाइसिन प्रेजेंट है या फिर आर्जिनिन प्रेजेंट है, तो जो आर्जिनिन और लाइसिन है ये बेसिक हमारी अमाइनो एसिड है, तो इनकी जो साइड चेन होगी वो प्रोटोनेट हो जाएगी। इस वजह से इनके ऊपर क्या आ जाएगा, आयनिक चार्ज आ जाएगा, और वो आयनिक चार्ज होगा M+NH एंड पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। और इस तरह हम इनको मास एंड चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग इनको वैक्यूम चैम्बर से पास करवा के मास एनालाइजर में भेज के और फिर डिटेक्टर के थ्रू एक स्पेक्ट्रा क्रिएट करवा लेंगे।
तो ये जो टेक्निक होती है हमारी इलेक्ट्रोस्कोपी आयनाइजेशन की, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रोटियोमिक्स रिसर्च से रिलेटेड, एंजाइमोलॉजी के लिए, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स को सेपरेट करवाती है। प्रोटीन केमिस्ट्री में भी हम जनरली इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये टेक्निक रिक्वायर करती है मिनिस्कल अमाउंट ऑफ सैंपल, मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हमारा सैंपल प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें स्मॉल सैंपल क्रिएट करना है, स्मॉल ड्रॉपलेट क्रिएट करनी है, और फिर हम उसको स्मॉल सैंपल को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2 डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा जो मास होता है प्रोटीन का, वो हमें पता चल जाता है 2 डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक के थ्रू, तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अपने रिजल्ट को कंफर्म करना चाहते हैं और उसको आयन के अकॉर्डिंग सेपरेट करना चाहते हैं। हम इलेक्ट्रोस्कोपी आयनाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, ईएसआई का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पीएच भी एक मेजर रोल प्ले करता है। क्या होता है, अगर पीएच हमारा लो पीएच है, तो जो बेसिक ग्रुप होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन के, जैसे आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, ये सब हिस्टिडीन है जैसे हमारा, लाइसिन है, और जैसे हमारा आर्जिनिन है, तो ये क्या होगा, इनका जो एन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। अगर एल्कलाइन पीएच है, एल्केलाइन पीएच अगर है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, वो आयनाइज्ड हो जाएगी, और जो स्ट्रॉन्ग एनाइंस होंगे, जैसे फोस्फेट ग्रुप किसी में होता है या फिर सल्फेट ग्रुप जिसमें होगा, वो भी आयनाइज्ड हो जाएंगे एल्कलाइन कंडीशन के ऊपर। तो ये सब जो बेसिक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोस्कोपी आयनाइजेशन टेक्निक का। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है, जब वो ग्लास कैपिलरी से ही पास होगा, तो क्या होगा, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे जिसमें सोलवेंट इवेपोरेट होगा, और जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो मास एनालाइजर से पास होगा, फिर डिटेक्टर से पास होकर हमें एक स्पेक्ट्रा फॉर्म करके दे देगा। नेक्स्ट आता है मास एनालाइजर। मास एनालाइजर क्या होते हैं, ये एनालाइज करते हैं मास के बेस पे हमारे बायोमोलिक्यूल को। जो आयन है, जब वो लीव करता है आयन सोर्स को, जैसे आयनाइजेशन प्रोसेस में जब वो आयन सोर्स को, जैसे ही आयन लीव करेगा, वो एक मास एनालाइजर से पास होगा, फिर ये मास एनालाइजर उसको मास सेपरेट कर देगा आयन के अकॉर्डिंग और उसके मास के अकॉर्डिंग, मतलब कि एम एंड जेड रेशियो के थ्रू। जेड यहाँ पे चार्ज है, एम यहाँ पे मास है, तो मास एंड चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग वो उसको सेपरेट कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आइजेशन है, केमिकल आइजेशन है, या फैब है, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, वो कंबाइन होती है ईएसआई मेथड के साथ, ईएसआई इलेक्ट्रोस्कोपिक एनालाइजेशन के साथ, एंड इसके जो डेरिवेटिव हैं वो क्वाड्रुपोल मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ, या फिर आयन ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू एनालाइज किए जाते हैं। मतलब कि ये दोनों टेक्निक यहाँ पे एनालाइज करती हैं उन मोलिक्यूल्स का जो ईआई या फिर केमिकल आयनाइजेशन या फैब या फिर ईएसआई के थ्रू आयनाइज किए जाते हैं। और जो माल्डी आयनाइजेशन प्रोसेस होती है वो यहाँ पे कपल्ड होती है किसके साथ, टोफ के साथ, और ये हमारी टेंडम एक अलग टेक्निक है। तो हम समझते हैं वन बाय वन कि क्या ये टेक्निक्स होती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वाड्रुपोल मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, तो इसमें 4 सिमिलर सिलेंडर प्रेजेंट होते हैं, सिलेंड्रिकल नोड्स प्रेजेंट होती हैं। देखते हैं कैसा होता है पिक्चर में। ये जैसे कि हमने इसमें देख सकते हैं कि 4 पैरेलल सिलेंड्रिकल नोड्स होती हैं, एक डायरेक्ट करंट वोल्टेज होती है, इसमें डायरेक्ट करंट वोल्टेज होती है, और एक आरएफ होता है, आरएफ सप्लाई होती है। आरएफ होता है हमारा ओसिलेटिंग फील्ड जो प्रोवाइड करता है। आरएफ एक सुपर इम्पोज्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अप्लाई करता है ईच नोड को, हर एक नोड को, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस वेरी करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इन एनालाइजर्स के अक्रॉस। जैसे ही आयन जो है एनालाइजर से डिटेक्टर की तरफ मूव करते हैं, ये हमारा डिटेक्टर है, एनालाइजर से जैसे ही वो आयन डिटेक्टर की तरफ मूव करेंगे, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है उसके थ्रू ये आयंस इस तरह कंट्रोल किए जाएंगे कि एक पर्टिकुलर मास जो है आयन का, वो एनालाइजर से प्रॉपरली पास हो जाए ताकि उसे डिटेक्ट किया जा सके। सो बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आयन है विद डिफरेंट मास एंड साइज रेशियो, वो हमारे सक्सेसफुली अराइव कर जाएंगे डिटेक्टर पे, और हम उसको एनालाइज कर देंगे। तो यहाँ पे जो मास एंड साइज रेशियो है अप टू 3000, जिन मोलिकुलर सब्सटेंसेस का और जिन बायोमोलिक्यूल्स का, वो इजीली डिटेक्ट किए जा सकते हैं क्वाड्रुपल एनालाइजर के थ्रू। सेकंड आता है हमारा आयन ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है बायोमोलिक्यूल को आयनाइज करने के लिए, वो होती है ईएसआई।
और ESI के थ्रू जो आयंस ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो एक डिवाइस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिसको आयन ट्रैप बोला जाता है। ये डिपेंड करता है साइक्लिक टाइम पे टू रिफिल द आयन trap with ions. So at any given time only ions of one particular molecular size are detected through this ion trap method. इसमें 3 हाइपरबोलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें बीच में एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है और वो डिवाइस 5 सेंटीमीटर के डायमीटर का होता है जिसमें जो आयंस होते हैं वो ट्रैप किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। और ईच एंड कैप जो होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं जिससे आयंस प्रोड्यूस्ड होते हैं क्वाड्रापोल के थ्रू। और जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रोड्स में ताकि वो आयंस को ट्रैप करके रखे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे कुछ रिंग इलेक्ट्रोड्स होती हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी 2 रिंग इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करती हैं कांस्टेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी का, बट उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वह वेरी करता रहता है। क्यों वेरी करता रहता है? क्योंकि एक टाइम पे वो एक पर्टिकुलर मास एंड साइज रेशियो के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो दूसरे मॉलिक्यूलर साइज रेशियो के बायोमोलिक्यूल को ट्रैप करेगा। इसलिए यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है रिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू वो वेरी करता रहेगा, जिसकी वजह से एक 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है कैविटी के अंदर। और आयन जो है वो एक स्टेबल ऑसिलेटिंग ट्रेजेक्ट्री में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं अपने मास एंड साइज रेशियो के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे हीलियम जो लो प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है हीलियम का, जिसके थ्रू वो क्या करती है, कूल डाउन कर देती है मॉलिक्यूल्स को, ट्रैप करके रखती है इन आयन ट्रैप्स में। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड जब होते हैं किसके साथ, हीलियम के साथ, तो कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। बट जो ये फ्रेगमेंटेशन है ये बहुत ही कम अमाउंट में होती है और ये इतने कॉम्पैक्टली पैक कर देते हैं इन आयन मॉलिक्यूल्स को कि जब वो डिटेक्टर की द्वारा लीव करते हैं तो वो छोटी छोटी पीक की फॉर्म में लीव करते हैं, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में आयंस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्पेक्ट्रा आता है वो बेटर हम उसको अच्छे से रिजोल्व कर पाते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी नैरो नैरो पिक फॉर्म करता है और वो डिस्टिंग्यूश हो पाती हैं वो पिक एक दूसरे से, जिसके थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए आयन ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, तो ये 1 लाख से ज़्यादा डोल्टन मास जिसका होता है बायोमोलिक्यूल्स का उसको भी एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकती है, एनालाइज करती है पेप्टाइड्स को, स्मॉल बायोमोलिक्यूल को, सच एज इन प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ये यूज़ की जाती है। ये ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट में भी एक बेसिक रोल प्ले करती है। तो गाइज इसमें मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन को डिस्कस किया related to this mass spectrometric technique, and in my upcoming video I will discuss this tandem mass spectrometric technique and MALDI-TOF. I will make individual video of both of these topic because they are very important, and some individuals don't want to watch the full video or introductory session of mass spectrometric technique, so I will make separate video of both these points, and I will also discuss about detectors and how we can use this mass spectrometric technique in protein structure analysis. So keep patience and click the notification bell so that whenever I upload that video you get the notification. Thank you so much for watching my video. Please subscribe to my channel and support me and comment if you have any query. I will definitely reply to your questions. Thank you once again.